जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। सो देखिए पॉइंट क्या है। अब इंग्लिश में सब देखो, मैंने ना अपने सारे काम कर दिए अपनी तरफ से। आपके पास बस एक काम करना है, चैनल को खोलना है, ऑफिशियल चैनल पे जाना है। 3 चैनल्स हैं, टीडीए डिफेंस एक्सप्रेस, टीडीए डिजिटल और टी टारगेट डिफेंस एकेडमी। तीनों चैनल्स पे जो भी वीडियोस पड़े हैं इंग्लिश के वो देख डालो, जीएटी के, करंट अफेयर्स के, सारे ही कम है और सफिशियंट है। ठीक है, आज हम क्या डिस्कस करेंगे, ऑर्डरिंग ऑफ अ सेंटेंस। अब एक रीजन पहले मैं ये दे दूं कि मैंने इसको लास्ट में क्यों रखा। इसलिए रखा क्योंकि मुझे एक पर्सनल बिलीफ है और मैंने बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से और अपने जूनियर्स से और अपने जो अभी बच्चों को पढ़ा रही हूँ उनसे भी एक्सपीरियंस किया कि ये सेक्शन हर बच्चा मोस्ट प्रोबेबली कर ही लेता है। इसलिए मैं एंड में लाई कि पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाए, उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बाद में करेंगे। चूंकि ये स्कोरिंग है तो हम इसको स्किप तो नहीं कर सकते। तो आज मैं सिर्फ 20 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगी, आपको एक पैटर्न रिवाइज कराने के लिए कि देखो क्वेश्चंस में आपको ध्यान क्या देना है। ठीक है, तो अगर हम इसको स्टार्ट करें तो बेटा कुछ बातें इसको स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दो बातें मैं पहले बता दे रही हूँ, उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। देखो एक बात तो ये सुन लो कि जब कभी कॉमा दिया हो, जब कभी कॉमा दिया हो तो उसको थोड़ा सा सीरियसली लिया लो। ठीक है, सीरियसली लेना है किसको, कॉमा को। ठीक है, टेक कॉमा सीरियसली। कॉमा जहां लगा है वहां ध्यान से सेंटेंस को समझना शुरू कर दो। दूसरी बात ये याद रखना कि अगर कोई कनेक्टर है, जैसे एंड दिया हुआ है, बट दिया हुआ है, बिकॉज दिया हुआ है, तो उस समय भी माइंड को थोड़ा सा कॉन्शियस रखो। ठीक है, कि यानी एंड पे अगर आके सेंटेंस रुक रहा है थोड़ी देर के लिए तो इसका मतलब इसके बाद कुछ होगा जरूर। ठीक, बट पे रुक रहा है तो इसका मतलब इसके आगे कुछ और होगा। और जो कनेक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो बट ऑल्सो के पहले क्या होता है, नॉट ओनली। तो इससे अगर कुछ कनेक्टेड जैसा दिख रहा है तो वो आसपास होंगे। ठीक, 3 बात ये। चौथी बात जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जब आप इतना कर लेते हो उसके बाद आपके पास एक फिगरिंग आउट होता है कि आप क्या करते हो। एक बार देखते हो कि मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है कि नहीं, या मीनिंगफुल सेंस आ रहा है कि नहीं। और जब ये भी काफी हद तक कर लेते हो तो जो 5वां तरीका होता है वो ये होता है कि आपको ये देखना है कि हमारा 2 ऑप्शन, जैसे मान लीजिए पी क्यू आर एस दिया है तो एटलीस्ट उसमें से 2 हिस्से ऐसे होते हैं जिसमें आपको क्या हो जाता है, कंफर्मेशन हो जाती है। जैसे मान लो पी क्यू आर एस दिया है तो कोई 2 सेंटेंस के ऐसे पार्ट होंगे जिसमें आप कंफर्म होंगे कि इसके बाद यही आना चाहिए या इसके बाद यही आना चाहिए। तो उन 2 सेक्शंस में जिसमें कंफर्मेशन हो उसको देखने के बाद ऑप्शंस 4 में से जो इन दोनों को सेम रखे, यानी जिसमें पी क्यू और पी क्यू एक जैसे आ रहे हो, जो आपने सिमिलर सोच रखे थे कि ये तो पक्का यही सीक्वेंस रहेगी, उन 2 ऑप्शन को सेलेक्ट करो और उसके बाद एजम्पशन लगाओ। सबसे नियरेस्ट और सबसे आसानी से अपने आंसर पे पहुंचोगे। देखना कैसे, मैं उस चीज को समझाऊंगी, इसीलिए मैंने उसके अननेसेसरी उसके लिए वीडियो नहीं बनाया। मैं आपको देयर एंड देन बताऊंगी कि मेरी ये चीज कैसे काम करती थी हर कॉन्सेप्ट में और यहाँ भी कैसे काम करेगी। ठीक है, अब इसको क्लीन कर ले और जल्दी से, आप चाहो तो सेव कर लो जैसे मैंने सेव किया। अब इसको समझ लेते कि इसको करना कैसे है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है कि भाई he almost planned the entire strategy of operation single handed। 30 सेकेंड्स का मैं टाइम दे रही हूं, आराम से क्वेश्चन देखो, माइंड में ऑप्शन सोचो और तब बताओ। चलो, the question is in your court। सोच लिया? चलो अब करते हैं। ठीक, कह रहा ही ऑलमोस्ट प्लान द एंटायर स्ट्रेटेजी ऑफ ऑपरेशन सिंगल हैंडेड, पहली बात। दूसरी बात, हमारा कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो किससे होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढो कहां पे, सब्जेक्ट है ही, यानी ही तो पहले रहेगा। तो अगर मैं एक रफ आइडिया में अपना एजम्पशन ड्रॉ करूं तो क्या आना चाहिए, पी पहले आना चाहिए, जनरल सी बात है। ठीक, अब दूसरी चीज देखो, ऑलमोस्ट प्लान्ड द एंटायर स्ट्रेटेजी ऑफ ऑपरेशन सिंगल हैंडेड, तो पहला क्या जा सकता है, पहला ये हो सकता है कि मैम ही तो पहले रहेगा ही, प्लान्ड द एंटायर, या तो ये जाएगा ही ऑलमोस्ट प्लान्ड द एंटायर स्ट्रेटेजी ऑफ ऑपरेशन सिंगल हैंडेड, या तो एज इट इज रख दीजिए, यानी या तो आप पी क्यू आर एस रख दीजिए। अब मुझे ये बताओ क्या पी क्यू आर एस किसी भी ऑप्शन में है ऑप्शन में नहीं है, यानी हमारी पहली एजम्पशन तो गलत हो गई। ठीक,
अब हम अपनी दूसरी एजम्पशन पे चलते हैं। दूसरी एजम्पशन क्या कह रही है, वो भी यही कह रही है कि P तो पहले होगा। ठीक, अब P पहले होगा, इतना कंफर्म है। अब आते हैं, क्या इनमें से कहीं ऐसा है जहां पे P पहले हो? इस पे तो आप श्योर हो ना, तो P अकेले इस पे पहला है, यानी कि 99% चांस है कि आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि और कहीं P ऑप्शन है ही नहीं, और सब्जेक्ट तो P था। ठीक, अब देखते हैं ऑप्शन। अब क्या जा सकता है, जब इस तरह से फ्रेम नहीं हुआ तो दूसरा क्या ही फ्रेम हो सकता था? ये फ्रेम हो सकता था कि ही प्लान्ड द एंटायर स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑपरेशन ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेड, है ना। अब इसको देखो, सीक्वेंस अगर लिखें तो दूसरी सीक्वेंस हमारी क्या जा रही है? दूसरी सीक्वेंस हमारी जा रही थी, पहली क्या है P, दूसरी क्या है R, तीसरी क्या है Q, और चौथी क्या है S। क्या ये सीक्वेंस जो आपने सेकंड एजम्पशन लिया वो आपके ऑप्शन में मैच कर रहा था? अगर हाँ तो करो टिक भी बिना कुछ सोचे। आ गई बात समझ में? यानी अब इस क्वेश्चन को अगर हम सेव कर ले तो सेव करके हमें ये पता चलता है कि PRQS ही इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता था। तीनों क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि तीनों के पास क्या नहीं है? तीनों के पास सब्जेक्ट मिसिंग था। ठीक है, और सब्जेक्ट के बिना कोई भी सेंटेंस की शुरुआत या तो सही लगे, सही भी नहीं लग रही थी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आराम से करना, ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है। इस सेक्शन में मेरे कभी भी एक भी गलती नहीं हुई है, ये मैं सच्चाई बता रही हूँ। मैं अपने आंसर कीज आपको चाहो तो डिस्प्ले भी कर सकती हूँ, आंसर के एज इन की क्वेश्चन पेपर्स के रिजल्ट्स। ठीक है, इसमें कभी भी गलत नहीं हुआ है मेरा। तो इसका रीजन ये होता है कि आपको बहुत ज्यादा रीडिंग शार्प होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी कुछ ट्रिक्स भी काम करती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी काम करते हैं। ठीक, अब ये सेकंड क्वेश्चन है, अब इसको आराम से टाइम दो, लंबाई पे मत जाओ सेंटेंस की, उसकी डेप्थ को, छोटी छोटी चीजों को पकड़ो, आराम से सॉल्व कर लोगे। चलो करो, 30 सेकेंड्स है इसके लिए भी आपके पास, जल्दी से सॉल्व करिए। हो गया? कर लिया फ्रेम? अब चेक करें, चलो। इट इज फैक्ट दैट राइस इज वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, कुछ गड़बड़ तो लग नहीं रही है मैम, हो सकता है पहले, ठीक है। It is fact that rice is one of the most prolific than almost any other crop, yielding a greater return per acre of food crops. ठीक मैम, एज इट इज भी हो सकता था, यानी आप कह रहे हो कि मैम ये PQRS हो सकता था। एक बच्चा ये एजम्पशन लगाएगा। एक बात सुनो, क्या PQRS आपके किसी भी ऑप्शन में है? नहीं है, इसको काट दो, पॉसिबल ही नहीं है। अब दूसरा एजम्पशन लगाओ। ऑब्वियस सी बात है, अगर फूड क्रॉप सब्जेक्ट होता, ठीक है, हमारा पॉइंट क्या था? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर फूड क्रॉप सब्जेक्ट होता तो ऑफ नहीं लगना चाहिए था स्टार्टिंग में, और अगर ऑफ लगा तो एटलीस्ट यहाँ पे कहीं कॉमा होना चाहिए था, जो कि नहीं है। अब ऑफ फूड क्रॉप्स के बाद कोई चीज जुड़ेगी ही नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता स्टार्टिंग में। तो क्या इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है जो एस से स्टार्ट हो रहा है? हाँ हो रहा है, पहले तो इसको काट दो, हो ही नहीं सकता। अब आओ दूसरी चीज पे। अब कह रहा है कि क्वेश्चन में इसमें ऑप्शन दिया है क्यू। आप ये बताइए, देन एनी से क्या कोई सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है? कंपैरिजन के लिए देन आता है, उसके पहले कुछ होना जरूरी है, तो यानी आपको ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। कट हो गया, आपके पास चॉइसेस कितनी कम हो गई। अब आपको दो चॉइसेस में डिसाइड करना है, आइदर इट विल बी RPSQ और इट विल बी PSRQ। अब अपने कॉन्सेप्ट पे जाओ कि दोनों में या तो सब्जेक्ट ये होना चाहिए था या सब्जेक्ट ये होना चाहिए था। दोनों में ये सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट फॉलो हो रहा है? ये वाली बात आपकी फॉलो हो रही है। सब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ है। आंसर क्या होना चाहिए? ये। अब इसको चेक भी करना है, हवा में नहीं, ये तो आपने एक कंप्लीट लॉजिक से कर लिया। अब इसको चेक करो। इट इज फैक्ट दैट राइस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक, नंबरिंग करने लगा करो, ऑफ फूड क्रॉप्स yielding a great return per acre देन ऑलमोस्ट एनी अदर क्रॉप। आराम से सेट हो गया, सीक्वेंस लगा के देख लो। सीक्वेंस क्या आई? PSRQ। यहां क्या दिया है? PSRQ। आंसर सही है। आई बात समझ में? अपने आप एलिमिनेशन से ये वाला सेक्शन तो आराम से कर सकते हो लॉजिकली। अब इसको जरा सा सेव कर लिया जाए और अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ ये। क्वेश्चन की लंबाई पे मत जाना, आराम से सॉल्व करना। अप टू द एंड ऑफ 18th सेंचुरी नॉट ओनली, अब देखो कॉमा लगा है यहाँ पे, मैंने क्या बोला था? कॉमा का बहुत ध्यान देना है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है?
कॉमा लगा हुआ है, नॉट ओनली बिकॉज इट वॉज ऑफन फेटल, अब अगेन खत्म होने के बाद भी लगा है, स्मॉल पॉक्स वॉज अ पर्टिकुलरली ड्रेडेड डिजीज बट ऑल्सो, अब फिर से यहाँ कॉमा लगा हुआ है, बट ऑल्सो बिकॉज दोज हु रिकवर्ड वर परमानेंटली डिसफिगर्ड, इसके बाद नहीं लगा है। यानी ये चीज तो तय है कि ये या तो आखिरी में होगी या इस तरह से फ्रेम होगी कि वहां पे वो मीनिंग कहीं भी आगे या पीछे वाले का खराब ना करे। अब इसको टाइम दो, मैंने हिंट दे दिया, आराम से 30 सेकेंड्स लो और सॉल्व करो, चलो जल्दी से। जल्दी से इसको सॉल्व करिए। हो गया सॉल्व? अच्छा मुझे एक छोटी सी बात बताना, कॉमन सेंस की, पहला सेंटेंस पढ़े, अप टू द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। अब मैं आपके लिए ये जितने पॉइंट है ये मिटाऊंगी नहीं, क्योंकि इसको आपको ऑब्जर्व करना है। कैसे, सुनिए। Up to the end of 18th century, not only because it was often fatal, smallpox was a particularly dreaded disease, but also because those who recovered were permanently disfigured. अब एक चीज समझने की कोशिश करो, अप टू द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, नॉट ओनली बिकॉज इट वॉज ऑफन फेटल, किसी चीज की बात हो रही है, इट आया है, और इट कब आता है बताइए, आप बताइए, इट क्या है? इट एक तरह का प्रोनाउन है। किसी प्रोनाउन की बात कैसे कर सकते हैं? जब किसी नाउन के बारे में कोई व्याख्या नहीं हुई तो किसी प्रोनाउन को आपने कैसे बता दिया? आप पहले ये तो ढूंढिए कि किसके बारे में पूरी बात चल रही है। तो बात किसके बारे में चल रही है? स्मॉल पॉक्स। यानी आपका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से चले तो सब्जेक्ट आपका स्मॉल पॉक्स है, और चूंकि क्या है, एक नाउन है, इसी के बारे में दोबारा से बात की गई तो उसके लिए इट यूज हो गया, यानी प्रोनाउन यूज हो गया। ठीक। अब स्मॉल पॉक्स वॉज अ पर्टिकुलरली ड्रेडेड डिजीज के बाद प्रॉपर कॉमा भी लगा है, दैट मीन्स इट कुड बी योर पार्ट 1 एंड इट शुड बी योर पार्ट 1, क्योंकि मेन सब्जेक्ट है। अब पहली चीज ये समझ में आ गई, क्या बी सब्जेक्ट हो सकता है, आर हो सकता है, बट से स्टार्ट हो रहा है क्या? बट से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है क्या? नहीं। तो जहां भी स्टार्टिंग आर से है वहां देख लो, आर से तो स्टार्टिंग नहीं है, यानी ऑब्वियस सी बात है आर नहीं है। क्या मेरी स्टार्टिंग वर्ब परमानेंटली डिसफिगर्ड से स्टार्ट हो सकती है? नहीं। क्या इसमें ऑप्शन में एस है? नहीं है। यानी ये क्लियर है कि या तो पी से शुरू होगा या क्यू से शुरू होगा। अब एक चीज और सीखो, पी से शुरू होता तो इट क्यों आ रहा है? किसी चीज के बारे में बताना चाहिए था। सब्जेक्ट भी अगर मान लो है तो कम से कम उसके बारे में बताना चाहिए था, मेन नाउन आता, लेकिन वहां तो प्रोनाउन आया। और क्यू वाले में मेन क्या है हमारा? स्मॉल पॉक्स, यानी मेन सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन है, जिससे कि नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए? क्यू। अब ये पहले एलिमिनेट हो गया, ये पहले एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन हमारे पास बचा ये या ये। अब इन दोनों में से आंसर है, इजी हो रहा है। अब इसको सॉल्व करो। अब कह रहा है, अब क्यू से शुरू करना है तो नीचे मत देखो, एक बार अपना दिमाग लगाओ। स्मॉल पॉक्स वॉज अ पर्टिकुलरली ड्रेडेड डिजीज, ये तो पहले होगा। उसके बाद अब दूसरी तरह से चलें, अगर ये फर्स्ट है पर्टिकुलरली ड्रेडेड डिजीज, अब कब तक थी? अप टू द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, नॉट ओनली बिकॉज इट वॉज ऑफन फेटल। अब नॉट ओनली को कौन फॉलो करता है? दूसरी हिंट पकड़ो, बट ऑल्सो फॉलो करता है। अगर नॉट ओनली को बट ऑल्सो फॉलो करता है, ये सबको पता है, तो नॉट ओनली क्या है हमारा सेक्शन? क्या है? पी। पी को क्या फॉलो करता है? आर। क्या मेरे किसी ऑप्शन में पी आर पास में है? इसमें तो पी आर बहुत दूर है, ये तो हो नहीं सकता। पी आर इसमें पास है, आंसर लगा दो बिना सोचे। मैं पहले ही बता रही हूं, देखो भाग के करने का क्वेश्चन कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया आप आराम से कर लोगे, चाहे मैं 10 ही क्वेश्चन समझाऊं। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट पकड़ो, अननेसेसरी उससे भागो मत कि नहीं ये तो मैं कर ही लेता हूं। देख लोगे वीडियो तो शायद कुछ अच्छा ही होगा, कुछ कंस्ट्रक्टिव ही करोगे, है ना। चलो अब हम इसको क्लीन करते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखो। अगेन मैं आपको 30 सेकेंड्स दे रही हूँ और आपके हाथ में ये क्वेश्चन थ्रो कर रही हूँ, आराम से क्वेश्चन करो जल्दी से।
हो गया, इसको सॉल्व कर लिया। देखो मैं यही खड़ी हूँ, कहीं मैं आंसर्स नहीं देखने जा रही ना, मैंने ये कहीं सॉल्व किया है पहले। मैं इसको लेके सच में इतनी कॉन्फिडेंट रहती हूँ कि मैं बस एक ओवरव्यू लेती हूँ जस्ट क्लास लेने से पहले कि इसके आंसर्स जो मैं अज्यूम कर रही हूँ जो सही है वो कि है कि नहीं, एंड वो लिटरली सही होते हैं। ठीक है, तब मैं आपके सामने स्क्रीन पे लाती हूँ, क्योंकि इसमें अननेसेसरी टाइम नहीं, सिर्फ लॉजिक से काम करना है, सिर्फ लॉजिक। अब इस क्वेश्चन को डील करते हैं। एक प्रोसेस होता है जो मैं ऑफलाइन क्लास में बहुत ज्यादा बताती हूँ इस टॉपिक को लेके, वो होता है कॉज एंड इफेक्ट। क्या बोलते हैं? कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट क्या है? कॉज एंड इफेक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जिसमें कहते हैं कि कोई कारण होता है और उस कारण के बाद उस चीज का कुछ असर देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। कैसे हो रहा है समझना, जितनी देर आप देख रहे थे ना क्वेश्चन को उतनी देर मैंने भी देखा है, कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं लिया है। अब क्वेश्चन को पढ़ो, पहले तो एक बार रीड किया करो पूरा, एक बार ना समझ में आए 2 बार करो, 3 बार करो, लेकिन एटलीस्ट रीड ढंग से करो ताकि वो समझ में आए कि कहाँ कहाँ से इसको तोड़ा गया और कैसे जोड़ना है। A person bitten by a rabid dog would be seized by violent symptoms after an incubation period of a month or 2 and die an agonizing death. ठीक है, अब वो कैसी डेथ है कैसी नहीं, मीनिंग जरूरी नहीं है कि तुम बीच में हर वर्ड का वैकैब नहीं खेल रहे हो, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है। अब इसमें सब्जेक्ट बताओ क्या है? सब्जेक्ट है पर्सन, एक इंसान को ही तो कुत्ते ने काटा है ना। तो अगर हम कॉज एंड इफेक्ट्स के बाद सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट को फॉलो करें तो हम क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से पर्सन जिसको कुत्ते ने काट लिया है उसके बारे में बात हो रही है पूरी स्टोरी में। तो सब्जेक्ट तो ये है, तो जो हम अपनी तरफ से एस्टिमेट करेंगे उसमें ऑप्शन क्या जाना चाहिए? पी जाना चाहिए। ठीक, अ पर्सन bitten by a rapid dog would be seized by violent symptom। बुरा नहीं लग रहा था, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन आप एक बात बताइए, जब तक उस पे उस चीज का कॉज तो पता चल गया, अब इफेक्ट देखने को धीरे धीरे मिलेगा ना। तो उसमें बोला कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ मंथ और 2 यानी 1 से 2 महीने के बाद वुड बी सीज्ड बाय वॉलम सिम्टम, यानी कि कब मरेगा वो? अगर वो रैपिड डॉग से मतलब उसको काटा उसने और उसके बाद उसको 1 से 2 महीने का टाइम मिल गया इंक्यूबेट यानी अपने आप को पनपाने का, तो वो वॉलेंट सिम्टम्स हो जाएंगे उसके अंदर और वो फाइनली मर जाएगा। यानी ये क्या था? ये पूरा क्या था? कॉज था, ये उसका बीच का प्रोसेस था और ये उसका क्या था? इफेक्ट था। ठीक है, ध्यान से समझ में आई बात? अब इसको इसी सेंस में अगर लगाएं और अरेंज करो जरा, अगर मैं इस ब्लॉक में आपको अरेंज करके बोलूं तो पहला क्या है? पी है, अ पर्सन बीटन बाय अ रैपिड डॉग। उसके बाद ये तो कॉज हो गया, प्रोसेस क्या था कि जब 1 से 2 महीने हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या आएगा? आर आया। उसके बाद उसका रिजल्ट क्या आया? वुड बी सीज्ड बाय वॉलेंट सिम्टम। ठीक है, तो पहले क्या होगा? सिम्टम आने शुरू होंगे। क्यों? ऑब्वियसली बात है, डेथ होने के बाद सिम्टम थोड़ी ना आएंगे, सिम्टम आने के बाद डेथ आएगी। तो ये क्रोनोलॉजी देखो कि यार इसके बाद ही ये हो सकता है, पहले थोड़ी हो जाएगा। तो लास्ट क्या है? एस। क्या आपको किसी भी ऑप्शन में ये देखने को मिल रहा है? किसी भी ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन यहां देखने को मिल रहा है। और कंफ्यूजन होती है तो इतना तो क्लियर है कि पी पहले होगा, तो पी होगा तो ये ऑप्शन होना नहीं चाहिए, इन तीनों में होगा। एक चीज और पता चल गई कि क्यू और एस में क्यू एस सीक्वेंस जाएगी, इतना क्लियर है। तो क्यूएस की सीक्वेंस तो यहाँ पे ही मिल रही थी, यहाँ पे तो मिल नहीं रही थी, यहाँ पे तो मिल नहीं रही थी, तो ऑब्वियस ही बात है आंसर सी ही होना चाहिए था। आई बात समझ में? चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ट्रैवलर। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ध्यान रखना, जहां पे आपका क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये आपने ऑलरेडी रीड कर लिया कि ट्रैवलर उन्होंने स्टार्ट करा और उसके बाद आपको कॉमा भी दिया है। द ट्रैवलर सैट डाउन टू रेस्ट बाय द रोड साइड बीइंग वियरी। और इंटरेस्टिंग चीज देखो, बीइंग वियरी के बाद कॉमा है, और हमेशा याद रखना अगर कहीं कॉमा आता है तो उससे कभी भी किसी सेंटेंस को खत्म नहीं कर सकती। यानी सबसे बड़ी ट्रिक ये है कि लास्ट में एस नहीं आएगा, यानी अगर 4 प्लेसेस में बनाऊं तो लास्ट में एस नहीं आ सकता क्योंकि एस में कॉमा है। तो क्या किसी में लास्ट में एस है? इसमें लास्ट में एस है, इसमें लास्ट में एस है, पहले ही एलिमिनेशन हो गया। अब 2 ऑप्शन है, दिमाग लगाओ और जल्दी से मुझे करके बताओ। बहुत सिंपल सेंटेंस, सोच लिया? बहुत सिंपल है, मुझे नहीं लगता ज्यादा टाइम लगना चाहिए। अब इसको डिस्कस करते हैं। ठीक, अब सारी चीजें, सब्जेक्ट तो उन्होंने आपको पहले ही दे रखा है, सब्जेक्ट तो ऑलरेडी गिवन है, यानी जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है उसमें सब्जेक्ट ऑलरेडी गिवन है। ठीक, अब हमें मेन करना है वर्ब पे, यानी बीच के प्रेडिकेट पे काम करना है।
इसमें कह रहे हैं द ट्रेवलर सेट डाउन टू रेस्ट बाय द रोड साइड बीइंग वेरी, बस इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं था, बीइंग वेरी लास्ट में आएगा नहीं, तो जब बीइंग वेरी लास्ट में नहीं आएगा तो ट्रेवलर के बाद अगर मैं लिखूं सेट डाउन टू रेस्ट बाय द रोड साइड बीइंग वेरी तो भी गलत है। तो क्या करें भाई, द ट्रेवलर सेट डाउन, या तो ये जाएगा सेट डाउन बीइंग वेरी टू रेस्ट बाय द रोड साइड, या तो ये जा सकता है। अब इसको लिख लेते हैं भाई, कोई भी बच्चा है तरह तरह से सोच सकता है, P उसके बाद S उसके बाद Q उसके बाद R। अब मुझे ये बताओ क्या किसी भी ऑप्शन में आपको PSQR दिख रहा है? सॉरी ये तो मैंने समझा ही गलत दिया ना, ये इस इधर से ले रहे थे, सॉरी। ठीक है, यहां से देखना है ना। अब देखो इसका मतलब एस लास्ट में नहीं होगा, तो हमने कौन से ऑप्शन काटे थे, एस लास्ट में नहीं है तो ये काट दिया। अब ध्यान से देखो, तो सेट डाउन टू द रेस्ट बाय द, अब ट्रेवलर तो पहले से ही है, तो ट्रेवलर टू द रेस्ट बाय द रोड, ट्रेवलर बीइंग वेरी, या तो ये आता पहले, ये एस पहले आ सकता है एक सिचुएशन अगर लेट करें कि बीइंग वेरी सेट डाउन टू रेस्ट बाय द रोड साइड, तो या तो हो SPQR। क्या SPQR किसी ऑप्शन में है? SPQR है, तो यानी कि ये मेरा आंसर हो सकता है और ऑप्शन में गिवन है। अब एक बच्चा कह रहा है कि मैम अगर ये तो ऑप्शन में गिवन है, अगर मैं इसको दूसरी तरह से देखना चाहूं कि द ट्रेवलर सैट डाउन बीइंग वेरी टू रेस्ट बाय द रोड साइड, तो इसमें आपने क्या बनाया, इसमें आपने बनाया PSQR। क्या PSQR दिख रहा है? क्या दिख रहा है कहीं पे ऑप्शन में? मुझे तो नहीं दिख रहा। तो यानी PSQR जब ऑप्शन में ही नहीं है तो ये तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, यानी ये तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो हमने प्रिडिक्ट किया था SPQR, दिस वाज द राइट आंसर। अब समझ पा रहे हो? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखोगे, द हाउस वॉज अवे विद इट्स लाइवलीस्ट मेंबर ग्लूमी। ग्लूमी सैडनेस को कहते हैं। कह दो मैम मुझे नहीं पता मीनिंग, कोई बात नहीं, नहीं पता छोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन करो, अब भी कर लोगे, आराम से सोचो। कोई कॉमन नहीं है, आधी हेडेक हटी। कोई कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, आधी हेडेक हटी। कोई लंबा सेंटेंस नहीं है, आधी हेडेक हटी। अब हार्डली आपको 15 सेकंड्स लगने चाहिए इसका आंसर बताने के लिए। जल्दी से बताओ। चलो मैं यहीं खड़ी हूं ताकि आपको, मैं तो इसलिए किनारे होती हूँ कि स्क्रीन दिखे, कहीं से भी आपको ये नहीं दिखेगा कि मैं कहीं से कुछ देख के बता रही हूँ। आपकी तरह मैं भी क्वेश्चन नहीं देख रही हूँ। चलिए आ जाए। चलो अब मुझे इसमें फिर से बताओ जरा, अगर हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? दो हो सकते हैं। विद इट्स लिविएस्ट यानी लाइवलीस्ट मेंबर के बारे में जाएगा, मेंबर एक सब्जेक्ट हो सकता है, या फिर हाउस हो सकता है। लेकिन विद के साथ कोई सेंटेंस, देखो पकड़ो, विद एक कनेक्टर होता है। विद के साथ कोई, ये क्या है ये बताइए आप, क्या है? ये एक कनेक्टर है। ठीक है, कनेक्टर के साथ कोई भी सेंटेंस शुरू नहीं होता है, तो ये तो स्टार्टिंग नहीं हो सकती। तो आर क्या किसी ऑप्शन में दिया है, उसको पहले काट देते हैं। आई बात समझ में? आर को काट दिया। अब आया आपके पास PQRS PSRQ ए। अब इसका मतलब जब ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट अगर ये है तो यानी स्टार्टिंग किससे होगी? P से। तो यानी कि या तो ये आंसर हो सकता है या ये आंसर हो सकता है, ये फिर से आंसर नहीं हो सकता है। तो अब देखते हैं कि मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, मेरा आंसर क्या होना चाहिए। अब ऑप्शन है द हाउस वॉज अवे विद इट्स लाइवलीस्ट मेंबर ग्लूमी। अब ये कैसा सेंटेंस है? घर जो है दूर था, विद इट्स लाइवलीस्ट मेंबर ग्लूमी। अच्छा बना के भी देख लो, मन नहीं मान रहा है तो बना के देख लो। अगर आप इसको ऐसे बना रहे हो तो क्या इस ऑप्शन में PQRS दिया है? बिल्कुल दिया हुआ है। आंसर जा सकता था कि द हाउस वॉज अवे विद इट्स लिवलीस्ट मेंबर ग्लूमी। अब इसका मतलब बदल जाएगा, पूछो क्यों? वो कह रहा है कि हाउस कैसा था, वो दूर था, उसके लाइवलीस्ट मेंबर जो कि ग्लूमी है। सॉरी बार बार लिवलीस्ट बोल रही हूँ, इट इज लाइवलीस्ट। ठीक है, थोड़ा सा इशू हो जाता है कभी कभी, ज्यादा क्लासेस लो तो एकदम से सर भारी होने लगता है। ठीक है, लाइवलीस्ट मेंबर ग्लूमी। तो पॉइंट क्या है कि हाउस थोड़ी ना दुखी रहेगा, दुखी तो इंसान होता है। तो ये सेंटेंस कैसे जाएगा? द हाउस वॉज ग्लूमी, PS। ठीक है, द हाउस वॉज ग्लूमी विद इट्स लाइवलीस्ट मेंबर अवे। ठीक है, क्योंकि उसका जो लाइवलीस्ट मेंबर था वो
अवे था। तो ये और ये दोनों ही ऑप्शन में और दोनों आंसर जा सकते थे, ठीक है। अब पॉइंट है कि मैम हमारा ज्यादा एक्यूरेट क्यों गया, क्योंकि द हाउस वॉज, हाउस दूर नहीं था, वो क्या था, वो घर जो है बुझा बुझा लग रहा था, क्योंकि उसका जो सबसे ज्यादा अच्छा मेंबर था वो दूर था। तो ये होगा द हाउस वॉज, यानी पी विल बी द फर्स्ट, क्या होगा, एस विल बी द टू, थर्ड विल बी विद इट्स लाइवलीस्ट मेंबर अवे, ठीक है। तो इट विल बी पी एस आर क्यू, तो आंसर विल बी पी एस आर क्यू। सिंपल वॉज दैट। हालांकि ये थोड़ा ट्रिक है, आप सोच सकते हो अगर मीनिंग ना है, लेकिन आंसर मोस्ट प्रोबेबल यही जाएगा। अब आ जाते हैं, इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद अपने नेक्स्ट पार्ट पे हम बढ़ जाते हैं। चलो भाई हमारे बच्चों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ही वॉज अ टाइनी मैन विद स्प्राइटली वॉक टॉल barely 5 feet. Now you have to tell the answer. The question is under your coat. जल्दी से इसको करके दिखाओ। सोच लिया, कर लिया, अब सॉल्व करें। चलो अब देखते हैं क्या दिया है। ही वॉज अ टाइनी मैन विद स्प्राइटली वॉक टॉल barely 5 feet. अब मुझे ये बताओ इसमें नाउन क्या है, आप ही बताओ किसके अराउंड पूरी बात घूम रही है। अगर मैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट लाऊं तो किसके अराउंड पूरी बात घूम रही है, पूरी बात घूम रही है टाइनी मैन के अराउंड, और उसके साथ उसमें सब्जेक्ट भी दिया है। तो यानी कि बात किससे शुरू हुई, पी से शुरू हुई। ऑप्शन में पी खाली एक है, तीनों काट दो, डायरेक्ट आंसर पता चल गया। पहला तरीका। अब एश्योरिटी भी तो चाहिए मैम, ऐसे थोड़ी ना हवा में मार देंगे। अब एक बार चेक भी कर लो। ही वॉज अ टाइनी मैन barely 5 feet tall with a sprightly walk. बिल्कुल सही तो बैठ रहा है, कोई भी गड़बड़ नहीं है, प्रॉपर सेंटेंस शुरू हुआ, एक क्रोनोलॉजी सेट हुई और आंसर सेट हो गया। आंसर विल बी PSR2। ज्यादा सोचना ही नहीं है, आधे क्वेश्चन तो इसमें टाइम ही नहीं देना है, थोड़ा सोचना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम इस क्वेश्चन के नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे, जो कि हमारी स्क्रीन पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन। अब ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और इसमें कहीं पे भी कॉमा नहीं है, एक जनरल बात बोली गई है। क्वेश्चन आपके हाथ में है, जल्दी से सॉल्व करिए और देखिए आपका आंसर सही आता है कि नहीं। चलो अब जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन ही चेयरफुली इग्नोर इट्स डिमांड अ लाइफ ऑफ अनअकस्टम्ड टू। अब कहो मैम ढूंढिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इतनी देर से आप बोल रही हैं, जरा दिखाइए इसमें सब्जेक्ट। एक बात बताओ, पूरे सेंटेंस को दोबारा पढ़ो। रूल्स एंड रेगुलेशंस ही चेयरफुली इग्नोर इट्स डिमांड अ लाइफ ऑफ अनअकस्टम्ड टू। यहाँ पे ट्रिक है, अ लाइफ भी हो सकता है स्टार्टिंग, रूल्स एंड रेगुलेशन से भी स्टार्टिंग हो सकती है, ही से भी स्टार्टिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती, जनरल सी बात है। लेकिन अब जरा इसको पलट के देखो। अब इसको अगर हम पलटे तो पूरे आइडिया में बात किसकी हो रही है, उस लड़के की हो रही है। तो ही से सेंटेंस जा सकता था, ही चीयरफुल इग्नोर्ड। अगर हम इससे सेंटेंस तीनों से शुरू करके देखते हैं ना, अगर यही प्रॉब्लम है तो तीनों से करते हैं, तो पहले पी से करते हैं। चलो ठीक है, हम यहाँ पे ब्लॉक्स बना लेते हैं। पी से करें, रूल्स एंड रेगुलेशन, अनअकस्टम टू ही अ लाइफ ऑफ ही चीयरफुली। कुछ नहीं बन रहा है, कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं आ रहा है, तो पी से तो नहीं होगा, तो पहले ही काट दो पी वाला ऑप्शन। अब किससे जा सकता था, क्यू से जा सकता था। क्यू को रख के देख लेते हैं। ही चीयरफुली इग्नोर्स इट्स डिमांड, ठीक है। इट्स डिमांड, इट्स डिमांड, फिर से इट्स आ गया, गड़बड़ है कुछ, तो इसको अभी नहीं सोचना है। ही चीयरफुली इग्नोर्स इट्स डिमांड अ लाइफ ऑफ अनअकस्टम्ड टू रूल्ड एंड रेगुलेशंस। दोबारा सेंस नहीं बन रही है, ठीक है। अब इसको भी एक बार के लिए रोक देते हैं, एक बार चलते हैं हम किसके पास, आर के पास। अ लाइफ ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस अनअकस्टम्ड टू ही चीयरफुली इग्नोर इट्स डिमांड। अब ये भी सेंस नहीं बन रहा, तो यानी सेंस हमारा कैसे बनेगा, जनरल सा देखो। अब इसमें अगर देखें तो अनअकस्टम्ड टू के साथ क्या जाएगा, अनअकस्टम्ड टू के साथ रूल्स एंड रेगुलेशन जाएगा। अगर मोटा मोटा तोड़ के देखो, टूटे हिस्से में भी सॉल्व कर सकते हो। तो अगर एस का पी के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्या एस का किसी और के साथ चला, अनअकस्टम्ड टू ही चीयरफुली से बन नहीं रहा, अनअकस्टम्ड टू अलाइव से बन नहीं रहा, ठीक है। तो या तो ये जाएगा अनअकस्टम्ड टू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ लाइफ, यानी या तो ये जाना चाहिए एस पी आर, या ये जाना चाहिए अनअकस्टम्ड टू
अ लाइफ ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, तो या तो एसआरपी जाएगा या एसपीआर जाएगा। अब ये बताओ एसआरपी और एसपीआर है कहीं पे? एसआरपी दिख रहा है, एसपीआर कहीं पे भी नहीं है, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि इनमें से आंसर नहीं है, आंसर इन दो में से फंसेगा। हो गई क्लियर बात? इतना देखा, पूरा सेंटेंस के हिसाब से नहीं, छोटे छोटे हिस्सों में चलो। अब नेक्स्ट सेक्शन देखिए कि इन दोनों में से कौन सा हो सकता है। तो अब हम चलते हैं पूरे वापस से, इसके हिसाब से पहले फॉलो करा लो, फिर दूसरे वाले के हिसाब से करा लो। अब क्यों के हिसाब से चलें? He cheerfully ignored its demand, unaccustomed to, उसके बाद a life of rules and regulation, ये जा रहा है। और एस आर पी क्यू से देख लेते हैं, ठीक है। एस आर पी क्यू से क्या कह रहा है, जरा सा स्क्रीन को क्लीन कर दे। अनकस्टम टू, पहला ये, अ लाइफ ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ही चीयरफुली इग्नोर इट्स डिमांड्स, ठीक है। ये या तो ये आंसर जाएगा और या फिर ये आंसर जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट जा रहा है वो किसके साथ जा सकता है, जल्दी से बताइए। चलिए, तो इसमें जो सबसे एक्यूरेसी आ रही है वो अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाले के साथ आ रही है कि अनअकस्टम्ड टू अ लाइफ ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ही चीयरफुली इग्नोर्ड इट्स डिमांड। उसकी जिंदगी में उस चीज की बात हो रही, तो आंसर विल गो विद सी, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है, द मैन, अब फिर से मैंने बोला ना आधी चीजें आपको दी है, आपको खाली आधी चीजें करनी है, ठीक। द मैन फॉर अ मोमेंट लुक्ड, अब मोमेंट के बाद कॉमा दिया हुआ है, एक सेक्शन आपका वहां कंप्लीट हो रहा है। लुक्ड एट मी एंड दस एम्प्टीड माय टॉप पॉकेट टर्न्ड अपसाइड डाउन। यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉज एंड इफेक्ट आता है। कॉज एंड इफेक्ट मतलब कोई चीज हुई और उसका कोई प्रतिक्रिया मिली, ठीक है। अब जल्दी से इसको सॉल्व करिए, आपके सामने स्क्रीन है एंड लेट्स सी कि आप इसको सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। मैं भी खड़ी हूँ, मैं भी सॉल्व कर रही हूँ 30 सेकेंड्स में, आपको भी करना है, जल्दी से बताइए। चलो ठीक है, क्वेश्चन कर लिया है, अब इसको दूसरे तरह से देखें। चलो आ जाओ। अब ये कॉज एंड इफेक्ट है, एक इंसान की बात कर रहे हैं, एक बेसिक सा क्वेश्चन है जिसमें आपसे सिंपली बोला गया है कि आपको एक इंसान है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो किस तरह से सिचुएशन को डील करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, द मैन फॉर अ मोमेंट लुक्ड एट मी एंड दस एम्प्टीड माय पॉकेट टर्न्ड मी अपसाइड डाउन। ये तो लग रहा है सही है, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करिए। उसकी 10 जो है, 10 हमेशा क्या आता है, कंक्लूजन दिखाता है, ठीक है। 10 हमेशा क्या दिखाता है, कंक्लूजन दिखाता है। और अगर ये कंक्लूजन दिखाता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आर आखिरी में होना चाहिए, ठीक है, एज पर आर प्रिडिक्शन, ठीक है। क्योंकि आखिर में उसकी पॉकेट एंड दस एम्प्टीड माय पॉकेट, आखिर में उसकी पॉकेट एम्प्टी हो गई, यानी आंसर आर के साथ जा रहा है। क्या आर के पास आपके पास ज्यादा ऑप्शन है, गिन के 2 ऑप्शन है, यानी या तो ये होगा या ये होगा, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। एक मिनट के लिए एलिमिनेट कर देते हैं। अब 2 जो हमें मोस्ट प्रोबेबल लग रहे थे उसके हिसाब से फिक्स करते हैं। द मैन, अब इसमें 2 तरह से जा सकता है, क्योंकि यहां कॉमा लगा है तो इसके बाद एक रुकाव आएगा सेंटेंस में। तो द मैन लुक्ड एट मी फॉर अ मोमेंट, एक सेकंड के लिए उसने मुझे देखा, तो इट कैन गो द मैन लुक्ड एट, यानी इसको अगर फर्स्ट कर दे, मी फॉर अ मोमेंट, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, गया, और उसके बाद क्या हुआ, टर्न मी अप। अब ये लग रहा है कि एक के बाद दूसरा कोई इवेंट हुआ, फॉर अ मोमेंट टर्न मी अपसाइड डाउन, तो ये लग रहा है क्या जा सकता है, 3। तो क्या हमारे पास कोई ऐसी सीक्वेंस बन रही है क्या, क्यू पी एस आर, क्या ऐसा कुछ बन रहा है? हाँ, ऑप्शन में तो है। अभी भी मत कंफर्म हो, परेशान मत हो, बिल्कुल श्योरिटी ना हो तब तक मत चलो। पी क्यू एस आर को देखते हैं, पी क्यू एस आर क्या कह रहा है। अब इसी को अगर हम दूसरी तरह से देखें, ये कह रहा है कि मैन फॉर अ मोमेंट लुक्ड एट मी, टर्न्ड मी अपसाइड डाउन एंड दस एम्प्टीड माय पॉकेट। तो ये वाली चीज फॉलो ही नहीं कर रही उसके साथ जितना प्रॉपर ये फॉलो कर रहा है, तो वी विल गो विथ QPSR। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज्यादा सोचोगे ना तो वहीं परेशान हो जाते हो, बहुत ही एक्यूरेसी से तुरंत मार्क करना है और आगे बढ़ना है। द लेडी टुडे इज विजिटिंग अस हु कंपोज दिस पोएम। अब यहाँ पे हु जो है वो क्या है, कनेक्टर है। समझा करो तुम लोग इस बात को कि कनेक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, जो कनेक्ट कर रहे हैं किसी बात को, ठीक। द लेडी, लेडी से सेंटेंस शुरू ही नहीं हो रहा, सेंटेंस शुरू हो रहा है टुडे से। तो क्या बोला गया, द लेडी हु कंपोज दिस पोएम इज विजिटिंग अस टुडे। या तो ये हो सकता है, अब इसके हिसाब से सीक्वेंसिंग कर लो। अगर हम इसको फर्स्ट करें, हु कंपोज दिस पोएम इज विजिटिंग अस टुडे। अब इसकी सीक्वेंस बनाइए जरा, S
सेकंड क्या गया क्यू, थर्ड क्या गया आर और फोर्थ गया पी। क्या एस क्यू आर पी है कहीं? बिल्कुल है। तो दिस कैन बी द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादा सोचना ही नहीं है। ठीक, अब अगर बाकी बच्चे कहेंगे कि मैम इसको तो वैसे भी कर सकते थे ऐसे, जब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, ऑप्शन डायरेक्ट मिल गया, तो इतना ज्यादा क्या सोचना। ठीक, फिर भी सोच रहे हो तो देख लो, द लेडी, और क्या बना सकते थे, द लेडी इज विजिटिंग अस टुडे हु कंपोज दिस पोएम, ज्यादा से ज्यादा ये बना सकते। तो इज विजिटिंग अस यानी कि फर्स्ट आना चाहिए था, क्यों आना चाहिए था। इज विजिटिंग के बाद अस टुडे, तो उसके बाद आर, अस टुडे इज हु कंपोज दिस पोएम। तो ये कोई सेंस ही नहीं बता रहा बेटा, पहले आप उसमें क्या ला रहे हो, रिलेटिव प्रोनाउन ला रहे हो, जिससे आप बता रहे हो कि भैया यही वो लेडी है जिसने पोएम कंपोज की थी और वो आज यहाँ आ रही है। तो आंसर विल बी एस क्यू आर पी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, पहले जरा सा स्लाइड को आगे बढ़ा दिया जाए। अब देखिए मैंने 10 क्वेश्चन तक आपको बता दिया कि क्वेश्चन को कैसे डील करना है। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना, ठीक है। चलो, एनिमल्स दैट आर एबल टू मेजर द पासिंग ऑफ द सीजन चेंज इन डे लेंथ बाय रिकॉग्नाइजिंग। नाउ यू हैव 30 seconds in your hand, do it as fast as you can, जल्दी से। चलो अब आ जाते हैं, ठीक है। ये अकेला वीडियो पढ़ रहा है, अब सेंटेंस रीऑर्डरिंग पे कोई भी वीडियो नहीं पड़ेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि कॉन्सेप्ट पकड़ लो, सारे कर लोगे, 500 क्वेश्चन कर लोगे अगर ये 20 क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को ढंग से समझ लिया, ठीक है। चलो, एनिमल्स से सेंटेंस नहीं शुरू हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना। इस तरह से वहां पे अपनी कॉपी में भी बना लेना, एग्जाम कॉपी में। आर एबल टू मेजर द पासिंग ऑफ द सीजन चेंज इन डे। भाई यहाँ पे सब्जेक्ट तो इन्होंने पहले ही दे दिया, यानी इन्होंने ये बता दिया कि स्टार्टिंग कहाँ से होगी, तो सब्जेक्ट तो ये रहा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सीक्वेंसिंग चलती है। एनिमल आर एबल टू मेजर द पासिंग ऑफ द सीजन चेंजेस इन डे लेंथ बाय रिकॉग्नाइजिंग। अब देखो, एनिमल्स बाय रिकॉग्नाइजिंग, या तो ये जा सकता था, कॉमन सेंस की बात है ना, छोटा छोटा देखते हैं, या तो ये जा सकता था बाय रिकॉग्नाइजिंग changes in day and length, changes in day length are able to measure the passing of the season। ठीक है, अब जरा इसको पढ़ के देखो एक बार। Animals by recognizing changes in day length are able to measure the, अजीब सा नहीं लग रहा, फिर भी लिख के देख लेते हैं, SRPQ। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या हमारे पास ये आंसर है। हाँ, एक ऑप्शन तो है, तो मे भी हो सकता है। भाई अजीब लग रहा है तो क्या हुआ, हो सकता है। अब इसका क्या दूसरा तरीका बन सकता है, दूसरा अगर देखें तो क्या होगा, एनिमल्स आर एबल टू मेजर। ठीक है, दूसरा कर लेते हैं पी पहले, एबल टू मेजर द पासिंग ऑफ द सीजन, यानी उसके बाद क्यू कर ले, बाय रिकॉग्नाइजिंग चेंजेस इन डे लेंथ। अब यहां पे मैंने लगाया एस और यहां पे मैंने लगाया रिकॉग्नाइजिंग चेंजेस इन डे लेंथ एस आर। तो पी क्यू नहीं, ये गलत जा रहा है, पी क्यू एस कार कैसे चला जाएगा, फिर से पढ़ लो। आर एबल टू मेजर, एनिमल्स आर एबल टू मेजर, मेजर कर रहे हैं, तो मेजर क्या कर रहे हैं, चेंजेस जाएगा, यानी पी जो है वो कॉम्बिनेशन उसकी ज्यादा किसके साथ बैठ रही है, आर के साथ बैठ रही है ना। तो द एनिमल्स आर एबल टू मेजर चेंजेस इन डे लेंथ बाय रिकॉग्नाइजिंग द पासिंग ऑफ द सीजन। ये तो उल्टा पड़ गया, कॉज और इफेक्ट तो अलग अलग भाग रहे हैं। हमारा तो ऐसा जाना चाहिए कि पासिंग ऑफ द सीजन वो पहचान लेते हैं। तो ये सिंपल सा ये जाएगा, आर एबल टू मेजर द पासिंग, या तो पी क्यू फॉलो करे, क्या पी क्यू कहीं फॉलो कर रहा है, वो यहीं पे फॉलो कर रहा है, और पी क्यू अगर यहाँ पे फॉलो कर रहा है तो पी क्यू को फॉलो होना जरूरी है, तो आंसर विल गो विद एस आर पी क्यू। दोनों तरफ से देख लो, एक चीज के साथ तो कंफर्मेशन रख रहे हैं कि भाई कॉज एंड इफेक्ट जाएगा, तो ये एस आर पी क्यू जाना चाहिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे दिया हुआ है, मेनी पीपल इनऑडिबल टू अदर्स इन द ईयर्स और हेड सफर परसिस्टेंट नॉइजेस विद हियरिंग प्रॉब्लम्स। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन रहा है, लेट्स सी कि आप इसका आंसर क्या बताते हो। जल्दी से, जल्दी से आराम से एनालाइज करिए इसको। चलो, अब देखो क्या कह रहा है, मेनी पीपल ऑलरेडी दिया हुआ है, इतने सेंटेंस में देखते हैं। मेनी पीपल इनऑडिबल यानी जो नहीं सुन सकते, अदर्स इन द ईयर्स और हेड सफर परसिस्टेंट नॉइज विद हियरिंग प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि वो क्या कह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है, इस सेंटेंस को समझो कि कई लोग जो होते हैं जिनको हियरिंग प्रॉब्लम है वो नहीं सुन सकते, लेकिन कुछ लोग को वो आवाज से फर्क भी नहीं पड़ता होगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, मेनी पीपल
अब यहाँ पे सब्जेक्ट तो तुमको पहले ही दे दिया, तो सब्जेक्ट तो तुम्हें दिया हुआ है, अब तुम्हें आगे की सीक्वेंसिंग करनी है, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से सेंटेंस चलाना है। मेनी पीपल सफर परसिस्टेंट नॉइजेस, ठीक है, इनऑडिबल टू अदर्स तो आएगा नहीं, क्योंकि उसके हिसाब से सेंटेंस की फॉर्मेशन खराब हो जाएगी। हर तरह से चल के देखते हैं, अगर हम क्या आर को पहले रखें तो हमारी फॉर्मेशन हो रही है। मेनी पीपल सफर परसिस्टेंट नॉइजेस इन ईयर और हेड, इनऑडिबल टू अदर्स विद हियरिंग प्रॉब्लम्स। ये दोनों साथ में बैठेंगे ही नहीं, पीएस साथ में बैठेगा ही नहीं, पीएस साथ में नहीं आ सकता। क्या कहीं पे पीएस साथ में आ रहा है? यहाँ आ रहा है, पहले ही काट दो। आ गई बात समझ में? अब नेक्स्ट देखते हैं। मेनी पीपल, पी से शुरू करते हैं, इनऑडिबल टू अदर्स, सेंस ही नहीं बन रहा है, पी से कैसे स्टार्ट हो जाएगा? तो पी से कहीं दिया भी नहीं है स्टार्टिंग में, एक और बात एलिमिनेट हो गई। अब क्यू से करते हैं, सब पे चांस करो। मेनी पीपल इन द ईयर्स और हेड, अब इन द ईयर्स और हेड अगर दिया हुआ है तो इन द ईयर्स और हेड सफर, तो ये कैसे जाना चाहिए? क्यू, इन द ईयर्स और हेड सफर परसिस्टेंट नॉइजेस विद हियरिंग प्रॉब्लम्स इनऑडिबल टू अदर, QRSP। QRSP अगर बना भी रहे हो तो ऑप्शन में है नहीं, दैट मीन्स दिस इज अगेन एलिमिनेटेड। अब चौथा तरीका देखो, मेनी पीपल सफर परसिस्टेंट नॉइजेस विद हियरिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, इनऑडिबल टू अदर्स इन ईयर और हेड, इनऑडिबल टू अदर्स, ठीक है। तो ये अगर बना के देखा जाए तो इसमें अगर हम देखें तो सिंपल है RSQP। क्या RSQP कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है, यानी ये भी एलिमिनेट। अब दोबारा से क्वेश्चन को देखो, मेनी पीपल, अब इसको मैं क्या करूं, सेव कर लूं पहले, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट फर्दर के लिए याद रहे, और इस स्क्रीन को जरा सा क्लीन करूं। अब मैं बोलूं, यहां से स्टार्ट करते हैं, मेनी पीपल विद हियरिंग प्रॉब्लम्स इनऑडिबल टू अदर्स सफर persistent noises in ear और हेड। अगर मैं बोलूं क्या SPR और Q ऑप्शन में है? देखिए SPRQ भी नहीं है, यानी ये नहीं होगा। ठीक, फिर से करते हैं, विद हियरिंग प्रॉब्लम्स सफर परसिस्टेंट नॉइजेस, ये तो कॉज हो गया, कहा, कहीं ना कहीं किसमें सफर कर रहे हैं? इन ईयर्स और हेड, जो कि इनऑडिबल होती है अदर्स को। क्या ये लगा के देखें, SRQ और P, क्या ये ऑप्शन में है? हाँ भाई, ये ऑप्शन में तो है, तो आंसर विल बी दिस। इसीलिए मैं कह रही हूँ, देखो जल्दी से बताने से कोई फायदा नहीं है, जब तक खुद दिमाग नहीं दौड़ाओगे उसी स्पीड से, तब तक क्वेश्चन नहीं आएगा। कोई भी आपको ऑनलाइन कैसे पढ़ा रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मैं आपसे ऑनेस्ट रहना चाहती हूँ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसर्चर्स फाउंड दैट एलर्जिक रिएक्शंस आर ब्रॉट अबाउट इन द ब्लड स्ट्रीम इन 19। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, और फैक्चुअल क्वेश्चन में भी क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगेगी प्लस कॉज एंड इफेक्ट लगेगा। अब जल्दी से ये दोनों चीजें लगेंगी, तो इसको हम सेव कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है, और अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा। अब जरा सा क्लीन कर दे। अब चलिए लगाइए फंडामेंटल्स, आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है। ठीक, देन हम स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, रिसर्चर्स से क्वेश्चन नहीं स्टार्ट है, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है और यहां तक खत्म है। अब हम क्वेश्चन को करते हैं। Researchers found that allergic reactions are brought about in the bloodstream in the 1940s by the liberation of small quantities of a substance called histamine. ठीक, बच्चा कहेगा मैम रिसर्चर्स है, फाउंड दैट, ये भी कॉज एंड इफेक्ट है, कॉज एंड इफेक्ट का सेंस है कि भाई कुछ कॉज हुआ और उसका इफेक्ट देखने को मिला। फाउंड दैट एलर्जिक रिएक्शंस आर ब्रॉट अबाउट इन ब्लड स्ट्रीम इन 1940s बाय द लिबरेशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सब। तो रिसर्चर्स ने फाउंड किया एलर्जिक रिएक्शन। मान लो इसको फर्स्ट मान ले, मान लो अगर हम P को फर्स्ट लेके चलते हैं, तो अब जरा सीक्वेंस बनाओ। फाउंड दैट एलर्जिक रिएक्शंस आर ब्रॉट अबाउट, किस में लाएगा? ब्लड स्ट्रीम में ही लाए जाएंगे, क्यों जाना चाहिए था? इन 1940s, R जाना चाहिए था, बाय द लिबरेशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड हिस्टामिन। PQRS, क्या PQRS ऑप्शन में है? ऑप्शन में तो कहीं है नहीं, यानी ये तो पूरा गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं। ठीक, दूसरा सेंटेंस कह रहा है रिसर्चर्स फाउंड, P के ही साथ जाए तो P के साथ अब ये कि यही बच रहा है, इसको फॉलो करा के देख लेते हैं एक बार। रिसर्चर्स फाउंड दैट एलर्जिक रिएक्शन आर ब्रॉट अबाउट बाय द लिबरेशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड हिस्टामिन, ठीक है, इन द ब्लड स्ट्रीम। तो यानी अगर P है तो S के बाद Q फॉलो करना चाहिए, कर रहा है, ब्लड स्ट्रीम इन 1940s।
अब लेकिन आर नहीं फॉलो कर रहा ना, दिक्कत तो यहाँ है, ये नहीं फॉलो कर रहा इसको, तो ये तो गलत हो गया, यानी ये होगा नहीं। अब हम देखते हैं एक्चुअल तरीका। एक बात बताओ, इतना तो पता चल रहा है कि फाउंड दैट एलर्जिक रिएक्शन आर ब्रॉट अबाउट इन द ब्लड स्ट्रीम, यानी ब्लड स्ट्रीम में ही आया होगा, ठीक है, यानी या तो एस क्यू को फॉलो करेगा या क्यू एस को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे क्या एस क्यू को भी फॉलो कर रहा है और क्यू एस को भी फॉलो कर रहा है, यानी ट्रिगर होने वाली बात है ये चीज। तो हम इसको देखेंगे ही नहीं, जो कंफ्यूजिंग है उसको छोड़ दो, हम दूसरा हिस्सा पकड़ो। चलो मैं ये ध्यान नहीं दूंगी, लेकिन ये तो कह सकते हैं ना कि रिसर्चर्स ने किसी साल में पाया जाता है, तो या तो इन 1940 लास्ट में होना चाहिए, आर लास्ट में होना चाहिए, और या तो आर पहले होना चाहिए, ठीक। अब क्या आर लास्ट में है? कहीं पे भी लास्ट में नहीं है, यानी आर जो है कहीं ना कहीं पहले ही आना चाहिए, और अगर पहले आएगा तो आर के पास आपके पास दो ऑप्शन बनते हैं, या तो ये या तो ये। अब हम जरा सा क्लीन कर दें इसमें और इसमें, देखते हैं हमारे पास कह रहा है रिसर्चर्स इन 1940s, अब इसके साथ तो पी ही जाएगा, ठीक है, उससे पहले क्योंकि कॉस तो वहीं से स्टार्ट हो रही है, तो आर पी एस क्यू विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आराम से सॉल्व हो गया, इसको सेव कर लेते हैं, और उसके बाद अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि आपकी स्क्रीन पे आने के लिए बेताब है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, अटेम्प्ट्स एट ट्रांसप्लांटिंग अदर ऑर्गन्स, बहुत ध्यान से देखना, कॉमा है यहाँ पे, ये चीज दी हुई है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन मेन स्टार्ट है, ठीक, इसको आपको सॉल्व करना है। अब आप देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन आपके सामने ये है, अटेम्प्ट एट ट्रांसप्लांटिंग अदर प्लांट्स बट दैट, अब जल्दी से करके दिखाओ तब देखते हैं, जल्दी 6 क्वेश्चन और फिर सेशन खत्म। वापस आ जाओ, अटेम्प्ट एट ट्रांसप्लांटिंग अदर ऑर्गन्स के बाद कॉमा है। अब किन ऑर्गन्स की बात की गई है? सच एज लंग्स और लिवर, सीधा सीधा दिख रहा है, ज्यादा सोचना ही नहीं था, क्योंकि ये आपका मेन सब्जेक्ट एक्ट करेगा जिसके ऊपर बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऊपर से कॉमा था फिर कॉमा है, तो ये 1 ले लेते हैं, ठीक। अगर ये 1 ले रहे हैं तो ऑप्शन बनाओ, आर बना, सच एज द लंग्स और द लिवर have been made, यानी attempts at transplanting other organs such as lungs or liver have been made, क्योंकि फॉलो कर रहा है, ठीक है, made, but that which most caught the public fancy, अब यहाँ पे but आ गया, यानी ये कनेक्टर की तरह ही यूज होगा, was the heart transplant, यानी इतना तो श्योर है कि मैम पी क्यू को ही फॉलो करेगा, ये 100% श्योर है, पी क्यू को यहाँ फॉलो कर रहा है, और कहीं पे भी पी क्यू को फॉलो ही नहीं कर रहा है, यानी 100% आंसर यही गया, क्योंकि पूरी सीक्वेंस यही आ रही थी, आर हमने इसको ही बनाया था, एस हमने इसको बनाया था, पी हमने इसको बताया था, क्यू आपके सामने सॉल्व किया है पूरा क्वेश्चन, आंसर इज बी। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्पोर्ट्स कार अपील टू सम मोटरिस्ट ओनली विद नॉइजी एग्जॉस्ट, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, यू जस्ट नीड टू सॉल्व इट विद इन 10 सेकेंड्स, राइट। चलो अब आते हैं अपने आंसर सेशन पे, बहुत ज्यादा सोचना ही नहीं है बेटा। आप एक बार बताइए सब्जेक्ट क्या है आपका, अगर हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से चले, सब्जेक्ट है स्पोर्ट कार्स, ठीक है, स्पोर्ट कार्स है। अब आया सब्जेक्ट, ये भी हो सकता था, बिल्कुल सही, लेकिन इसके आगे टू लगा है, और जब टू से स्टार्टिंग होती तो वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता, सब्जेक्ट आपका पी ही होगा। अब जितने भी पी के अलावा से स्टार्ट हो रहे हैं सबको काट दो, ठीक है, इसको काट दो, इसको काट दो, बचा क्या, इन दोनों में से आंसर होगा, ठीक, 50-50 चलते हैं हमेशा। अब देखो स्पोर्ट कार्स विद नॉइजी एग्जॉस्ट, दो तरह से आप सोच सकते हो, इसको पहले हम सेव कर ले, आप भी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप क्लीन करके समझाते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। स्पोर्ट कार्स ये अगर पहले है तो विद नॉइजी एग्जॉस्ट अपील टू सम मोटरिस्ट ओनली, अब इसको लाइन से लगाइए जरा, पी एस क्यू आर, क्या मेरे पास ऑप्शन में है? हाँ भाई ऑप्शन में तो है, ये जा सकता है यानी। अब दूसरा तरीका इसको देखते हैं, ठीक, दूसरा तरीका क्या कह रहा है, स्पोर्ट कार्स, यानी फर्स्ट ही होगा विद नॉइजी एग्जॉस्ट अपील टू सम मोटरिस्ट ओनली, ठीक, तो ये अगेन कैसा गया, पी एस क्यू आर, दोबारा से वही बना दिया हमने क्योंकि वही क्लोजेस्ट जा रहा है। अच्छा तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, अगर हम इसको क्लीन करें कि सीधी सी बात है स्पोर्ट्स का, अरे भाई ये व्हाइट कलर कहाँ से आ गया, मेरे बच्चों को दिखेगा नहीं, स्पोर्ट कार्स विद नॉइजी, पहले रीजन दो, विद नॉइजी है क्योंकि ओनली आ गया, यानी कुछ ही लोगों को पसंद है, विद नॉइजी एग्जॉस्ट अपील टू सम मोटरिस्ट ओनली, तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। और अब अगर हम अपने सेंटेंस को फ्रेम करें तो पी एस क्यू आर जा रही है क्रोनोलॉजी जो कि दी हुई है यहाँ पे, तो आंसर विल बी बी, ठीक। चलिए अब इसको हम जरा सा सेव करते हैं, जरा सा क्लीन करते हैं, और जैसे ही हम क्लीन करते हैं मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। फ्रेंडशिप हैज इट्स प्लेस,
इन ट्रूथ एंड जस्टिस, बट इट कैन नॉट ओवरराइड लाइफ। अकेला दिया हुआ है लाइफ। अब आपको सीक्वेंस करनी है, चलो करो। हो गया? करें? चलो मजे से करते हैं, इंजॉय करके करो। फ्रेंडशिप हैज इट्स प्लेस, ये एक सेक्शन में था। इन ट्रूथ एंड जस्टिस बट इट कैन नॉट ओवरराइड लाइफ। अब लाइफ वर्ड तो अच्छा था, लेकिन उसके बाद क्या लगा हुआ, अगर मैं इसको क्लीन करूं तो आप देख रहे हो कॉमा लगा हुआ है। कॉमा के बाद कोई सेंटेंस शुरू होता है, यानी एस लास्ट में नहीं हो सकता। एस जो अगर हम पी क्यू आर एस बनाए तो एस लास्ट में नहीं हो सकता। एस क्या कहीं लास्ट में है? काट दो। कॉमा है, हो नहीं सकता। एस लास्ट में है, काट दो। ऑप्शन क्या होगा? या तो इसमें से होगा या इसमें से होगा। अब देखो, चेक करते हैं। ठीक, चलो एक बार देख लेते हैं। ये काटा क्योंकि एस के पास कॉमा है, वो लास्ट में नहीं हो सकता, तो या तो ये होगा या ये होगा। अब देखते हैं फ्रेंडशिप हैज इट्स प्लेस। अब फ्रेंडशिप हैज इट्स प्लेस, बट अब उसके साथ कोई कनेक्टर ही लगा सकते हैं। एक बार लगा के देख लेते हैं क्या जा रहा है। बट इट कैन नॉट ओवरराइड इन ट्रूथ एंड जस्टिस। नहीं नहीं, ये होगा, ये अलग से दिया है ना, इन ट्रूथ एंड जस्टिस लाइफ। तो लाइफ एंड में आएगा नहीं, ये तो गलत है। तो एक बार फिर से देखते हैं। फ्रेंडशिप हैज इट्स प्लेस बट इट कैन नॉट ओवर राइड ट्रूथ एंड जस्टिस इन लाइफ, ये भी नहीं बन सकता। फिर से लाइफ। अब उल्टा गेम खेलो। फ्रेंडशिप हैज इट्स प्लेस इन लाइफ बट इट कैन नॉट ओवर राइड ट्रूथ एंड जस्टिस। अब ये लगा के देखें जरा। पी, देन कौन सा सेकंड? एस, देन थर्ड कौन सा है? आर, देन फोर्थ कौन सा है? क्यू। क्या पी एस आर क्यू है ऑप्शन में? जी हाँ है। आंसर विल बी पी एस आर क्यू। सिंपल इज दैट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो, द वर्कहॉलिक ऑफन बिकम्स अ प्रिजनर ऑफ सक्सेस इनएडवर्टेंटली, मतलब कि अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, रिपिंग ग्रेट एंड ग्रेटर रिवॉर्ड्स। अब जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ, आपके पास है 30 सेकेंड्स। ठीक, चलो अब सॉल्व करते हैं। वर्काहॉलिक क्या है? एक तरह से ये सब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिससे हम स्टार्टिंग कर सकते हैं। अभी तो यही लग रहा है। ठीक, जरा देख लेते हैं। पी से क्या कोई सब्जेक्ट एक ले दे के यही है, अब इसके हिसाब से फिट कर दो। अगर होगा तो ठीक है, वरना कंसीडर नहीं कर सकते। द वर्काहॉलिक ऑफन, टू भी इन्होंने यही लगा दिया, थ्री भी इन्होंने यही लगा दिया, फोर भी इन्होंने यही लगा दिया। जरा पढ़ लेते हैं। द वर्कोहॉलिक, वर्कोहॉलिक मतलब जो बहुत ज्यादा काम करता है, जिसको बहुत ज्यादा काम करने की इच्छा रहती है, मतलब बहुत ज्यादा काम करने की आदत है। द वर्कोहॉलिक ऑफन बिकम्स अ प्रिजनर ऑफ सक्सेस अनएक्सपेक्टेडली या इनएडवर्टेंटली, रीपिंग ग्रेटर एंड ग्रेटर रिवॉर्ड्स। ठीक है, तो ये सही तो लग रहा है, लेकिन उतना ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन ये बात क्या कह रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेडली बनता है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट का भी बात है कि कब बनेगा। जब वो धीमे धीमे अवार्ड इकट्ठा कर रहा है तो अचानक से उसे पता चला कि वो तो क्या बन गया, वो सक्सेस का एक प्रिजनर बन गया, मतलब बार बार सक्सेस के पीछे ही भाग रहा है। तो यानी ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेटेड है, दिस कैन नॉट बी द आंसर। अब हम इसको क्लीन करते हैं। अब चलते हैं। अब तीनों में क्या, दो में क्या है? एस ऑप्शन है, आर है। अब ये भी नहीं देखेंगे, अब देखते हैं कि कैसे स्टार्ट हो सकता है। वर्कहॉलिक ऑफन से अगर नहीं शुरू है तो कहां से कर सकते हैं? द वर्क reaping greater and greater rewards, the workaholic often becomes a prisoner of success inadvertently। ये लगा के देखें। एस, सेकंड क्या है? पी, थर्ड क्या है? क्यू, और फोर्थ क्या है? आर। तो एस पी क्यू आर के ऑप्शन में है। यस, इट इज इन द ऑप्शन, दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? द स्कूल मास्टर एंड द प्रोफेसर टेंड टू बिलीव दैट इननेट इंटेलिजेंस इज अ क्वालिटी बट यू कैन नॉट डू मच आफ्टर इट एक्सेप्ट मेजर इट विच वेरीज वेरी ग्रेटली फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। लंबाई पे नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट पे जाओ, आराम से सॉल्व कर लोगे। The school masters and the professors tend to believe that innate intelligence, यानी इसका मतलब समझो कि स्कूल के मास्टर और प्रोफेसर मानते हैं कि जो अंदर से बुद्धिजीवी प्रदान होती है बचपन से, वो एक ऐसी क्वालिटी है वो जो विच बट दैट यू कैन नॉट डू मच आफ्टर। ये कोई सेंस ही नहीं बन रहा। क्यू पी आर है तो हो ही नहीं सकता, मैं तो यहीं से खड़े खड़े बता दूं, क्यू आर साथ में जाएगा ही नहीं। अब सॉल्व करो। चलिए मैं हट जा रही हूँ, आप आराम से सॉल्व करिए। हो गया? अब आते हैं।
द स्कूल मास्टर्स एंड प्रोफेसर्स, भाई सब्जेक्ट है यहाँ पे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट रखिए, ठीक है, थोड़ा अच्छे से सब्जेक्ट लिख लें, ठीक। द स्कूल मास्टर्स एंड द प्रोफेसर टेंड टू बिलीव, बिलीव, अब देखो इतना, एक बात बताओ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, इतना समझ में आ रहा ना, दैट जो है स्पीच में, दैट से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, क्या क्यू से कुछ स्टार्ट है, पहले ही काट दो, क्यू से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, और कुछ देखो, बट से स्टार्ट हो सकता है, बट से भी स्टार्ट नहीं हो सकता, आर खैर दिया भी नहीं है, पी से स्टार्ट हो सकता था, क्योंकि ये क्या थे, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, और हमें किसके हिसाब से चलना होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये तो है नहीं, अब जब ये हमारा सब्जेक्ट है तो पी से स्टार्ट होगा, तो पी तो चलो ठीक है, तो पी से क्या क्या सिचुएशन बन सकती है, टेंड टू बिलीव, अब कोई बात पे बिलीव किया जाता है, टेंड टू बिलीव के बाद बट तो नहीं आ सकता, तो यानी पी के बाद आर नहीं आ सकता, तो अगर पी के बाद आर है तो पहले ही काट दो, कोई मतलब नहीं बनता, ठीक। टेंड टू बिलीव के बाद दैट ही आ सकता है, तो पी क्यू क्या दिया हुआ है कहीं पे, यहाँ पे दिया हुआ है, ज्यादा सोचना ही नहीं है, आंसर लगा दो, अब टैली कर लो। द स्कूल मास्टर्स एंड द प्रोफेसर टेंड टू बिलीव that innate intelligence is a quality which varies very greatly from one individual to another, but that you can't do much about it except measure it. आराम से सेट हो गया, इतना सोचना ही नहीं है, आंसर will be option number 3. Now clean the statement and go with the next question we have in hand is, people do not realize that modern society who object to driver education is built around the automobiles. अब जल्दी से इस क्वेश्चन को आंसर दीजिए, इतना याद रखना, सेंटेंस यहां से स्टार्ट है, ठीक है, अब जल्दी से करो, मैं यहीं पे खड़ी हूँ, आराम से देख रही हूँ, ठीक है, आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रही हूँ। चलो अब देखते हैं, सिंपल सी बात है, पीपल दैट मॉडर्न सोसाइटी जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, क्या क्यू है कहीं ऑप्शन में, पहले काटो, काम खत्म। पीपल हु ऑब्जेक्ट जा सकता है, यानी आर से शुरुआत हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। पीपल डू नॉट रियलाइज, पी से भी शुरुआत हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से करके देख लेते हैं ना। पीपल डू नॉट रियलाइज दैट मॉडर्न सोसाइटी इज बिल्ड अराउंड द ऑटोमोबाइल्स हु ऑब्जेक्ट टू ड्राइवर एजुकेशन, तो यानी अगर बनाए तो पी क्यू एस आर, क्या ऑप्शन में है पी क्यू एस आर, गलत, हो गई नहीं, ठीक। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, स्क्रीन क्लीन करते, स्क्रीन क्लीन करने के बाद डू नॉट, यानी पी का एक ही ऑप्शन था, जो कि पी हमारा था ही नहीं ऑप्शन में, तो हट गया। दूसरा हमने शुरू करने की कोशिश की थी हु से, आर से, पीपल दैट मॉडर्न सोसाइटी होगा नहीं, यानी कहीं ना कहीं क्यू से शुरू नहीं होगा, तो ये पहले कट गया था। पी ऑप्शन में ही नहीं है, तो पी मतलब नहीं बनता, यानी आर से स्टार्ट करें, पीपल हु ऑब्जेक्ट टू ड्राइवर एजुकेशन, तो कॉज आएगा ना पहले, वो रियलाइज नहीं करते, डू नॉट रियलाइज दैट मॉडर्न सोसाइटी इज बिल्ड अराउंड ऑटोमोबाइल्स। अब इसकी सीक्वेंसिंग करिए, आर पी क्यू एस, क्या मुझे ऐसा कुछ दिया है, यस इट इज गिवन ओवर हियर, सो आंसर विल बी ए, काम खत्म। अब आते अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, ठीक है। With an idea to reach the deprived class by United Nations Organization, the year 1907 has been declared as the International Year of the Easiest Question, I suppose. ठीक है, क्यों है इसकी ट्रिक, कि दो ऑप्शंस में तो कंफर्म हो गया कि इसके बाद यही आना है। अब देखो मुझे बताओ, मैं भी यहीं खड़ी हूँ, चलो स्टार्ट करें। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल है, द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड। अब कैसे कैसे स्टार्ट हो सकता है, या तो ये फर्स्ट करो, ठीक है, बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन द ईयर, अब ये तो द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड, कुछ कनेक्ट ही नहीं मिल रहा है, तो पी एस से शुरू करने का कोई मतलब ही नहीं है, ना ऑप्शन में दिया है, तो हम तो बेवकूफ हैं जो एस से शुरू करने की सोचे, तो इसको तो पहले ही कट कर दो, ठीक। नेक्स्ट देखो, द ईयर 1979 हैज बीन डिक्लेयर्ड एज, के बाद इतना सबको पता है पी ही फॉलो कर, मतलब आर के बाद ऐसे फॉलो करेगा, क्योंकि डिक्लेयर्ड एज द आया है, तो वो सीक्वेंसिंग आर एस चलेगी, यानी आर एस फिक्स है, इसको ऐसे बना लो। अब आर एस क्या इसमें कहीं दिख रहा है, एक आर एस यहाँ दिख रहा है, एक आर एस कहीं दिख रहा है, एक आर एस यहाँ दिख रहा है, बाकी कहीं आर एस दिख रहा है, काटो, ओके एक मिनट, एक आर एस यहाँ है, एक आर एस यहाँ है, और एक आर एस यहाँ है, यानी ये तो कंफर्म है। तो हमने क्या बोला, द ईयर
1917 हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड। अब यहाँ पे गड़बड़ है, या तो आरएस के बाद शुरुआत भी इतना पता है कि यहीं से होगी, ठीक है, एक बार के लिए मान लेते हैं। तो आरएस इंटरनेशनल ऑफ द चाइल्ड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन with an aid to reach the deprived child, तो this can go as RSQP। क्या RSQP है ऑप्शन में? RSQP भी ऑप्शन में नहीं है, यानी ये ऑप्शन भी नहीं जाएगा। अब दोबारा शुरू करते हैं। The year 1979 has been declared as the international year of the child with an idea to reach the deprived child by the UNO। अब इसको जरा सीक्वेंस करके देखो, R S P Q क्या ऑप्शन में है? RSPQ, yes, this is an option, the answer will be this। अब इसको पढ़ लेते हैं। The year 1917 has been declared as the international year of the child with an aid to reach the deprived child by the United Nation Organization। अब ये तो कंफर्म था कि RS जाएगा, या तो QP जाता या PQ जाता, तो RSQP जैसा कुछ दिया नहीं है, तो RSPQ ही जाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे होगा। और मेरे ख्याल से मैंने 20 क्वेश्चन दिए थे, तो आगे कुछ होगा नहीं। तो अच्छा लगा सेशन तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। एंड टिल दैट टाइम अब जल्दी से यहाँ से उठो और जल्दी से पढ़ने में लग जाओ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।